स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे। फिलहाल खबर है बहुत ज्यादा दुखदाई, क्योंकि भारत का एक इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका डेटा लीक हो गया है। और डेटा लीक हो गया है, ये डेटा बहुत ज्यादा संवेदनशील है और उसकी वजह से अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारी चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये खबर हाल ही में हम लोग के पास आई है। हुआ क्या एग्जैक्टली, ये सभी बातों को डिटेल में समझते हैं। तो फाइल्स रिलेटेड टू इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कोडनकुलम एक्सपोज्ड इन डेटा ब्रीच। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कोडनकुलम, उसका अभी फिलहाल डेटा ब्रीच हो चुका है। और यही है सारा का सारा मुख्य मामला जो आपको समझना। तो अभी फिलहाल रेंसमवेयर समूह है जिसका नाम है वर्ल्ड लीक्स, इसने दरअसल यह बताया है कि डार्क वेब पर भारत के कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित बताई गई बड़ी संख्या में फाइलें प्रकाशित की हैं। यानी कि देखने को मिला है कि भाई बहुत सारी फाइलें हैं कोडनकुलम पावर प्लांट से रिलेटेड और सारी डार्क वेब पर मौजूद है। इसका मतलब ये सभी चीजें लीक हो चुकी हैं और सब में बहुत ही संवेदनशील डाटा है। अब इस दौरान इन फाइलों की बात करें तो इन फाइलों में मौजूद क्या, इन फाइलों के अंदर कुछ हिस्सों में ब्लूप्रिंट मिलेंगे, कुछ में सप्लायर्स के डिटेल्स हैं, निरीक्षण के रिकॉर्ड भी, और साथ ही इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी जो यहाँ पर शामिल है। मतलब चिंताएं ज्यादा हैं और जो संवेदनशील डेटा हम सबसे छुपा के रखते हैं वो डेटा सार्वजनिक हो चुका है। अब यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जा चुकी है बाहर। इसीलिए इसके बारे में पता होना पहले जरूरी है, तब आप ये समझोगे कि इस डेटा का लीक होना हमारे लिए कितना चिंताजनक है। दरअसल कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। अब इस दौरान यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली स्थित कोडनकुलम में मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है और इसका संचालन किया जाता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। अब यह भारत और रूस असैन्य परमाणु सहयोग का भी एक प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि भारत और रूस इन दोनों ने ही मिलकर के इसका काम शुरू किया। रशिया की तरफ से इसमें शामिल है कंपनी रोसाटॉम टेक्नोलॉजी। तो रोसाटॉम तकनीकी सहयोग प्रदान करती है इस पूरे के पूरे मामले में, और रोसाटॉम से हम लोग का सारा काम मिलजुल कर चलता रहता है। तो भारत के अंदर जो मेन कंपनी काम संभालने वाली वो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रशिया की कंपनी है रोसाटॉम, और ये दोनों मिलकर के इस पावर प्लांट को संभाल रहे हैं। बात करें इसके रिएक्टर्स की, तो इसके अंदर रिएक्टर्स में है VVER जो 1000 कंडीशन में, और इस दौरान यानी 1000 मतलब मेगावाट, और इस दौरान प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर के तौर पर यह काम करता है। इसी के साथ इसकी हर एक इकाई की क्षमता 1000 मेगावाट है। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि केवल और केवल पहली और दूसरी इकाई ही परिचालन में है। इसके अलावा तीसरी, चौथी और पांचवी, छठी इसकी इकाई अभी निर्माणाधीन है, यानी कि समय लगेगा अभी इनको पूरी तरह व्यवस्था में आने में। अब इस दौरान आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हुआ जो है वो हमारे लिए चिंताजनक है। दरअसल डार्क वेब पर कथित संवेदनशील दस्तावेजों का प्रकाशन हुआ। डेटा को रिलायंस समूह से प्राप्त बताया गया, यानी कि जो डेटा लीक हुआ है इस डेटा को रिलायंस ग्रुप ने लीक किया, या रिलायंस ग्रुप से यह डाटा बाहर गया है। उसके बाद सभी चीजें वायरल हुई। तो रिलायंस समूह ने सीमित डेटा ब्रीच की पुष्टि भी कर दी है, यानी कि रिलायंस का नाम आया था कि भाई डेटा यहीं से लीक हुआ है, और खुद रिलायंस ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, एक सीमित मात्रा में डेटा हमारे हाथ से बाहर निकला है। अब इस घटना की जांच सर्टिन के द्वारा की जा रही है। अब देखते हैं कि क्या इसके परिणाम और बाकी सारी स्थितियां क्लियर होती है। अब इस दौरान जो संबंधित संस्थाएं हैं उनमें पहला है कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसके संचालन वाली कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिलायंस ग्रुप जिसके थ्रू सारी की सारी चीजें बाहर गई हैं, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा योटा जिसका मतलब है डेटा सेंटर सेवा प्रदाता। साथ ही साथ यहाँ सर्टिन जांच का मामला देख रही है, जो कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल के रूप में जाना जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग भी इस मामले में शामिल है, और वर्ल्ड लीक्स जो एक रैंसमवेयर ग्रुप है, और इसी के माध्यम से सारी चीजें सामने आई। अब डेटा ब्रीच की बात करें तो वैसे तो रिलायंस कंपनी यह कह रही है कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत ही डेटा ब्रीच हुआ, पर वास्तविकता यह पता लग रही है कि लगभग 19,000 फाइलें ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हैं। अब इस दौरान इन फाइल्स का जो टोटल डेटा है वो 14.3 गीगाबाइट्स है, यानी कि यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये फाइलें 11 जून से ऑनलाइन है। अब इस दौरान 8.58 लाख रिलायंस फाइलों में से यह सबसे ज्यादा संवेदनशील ग्रुप ऑफ फाइल्स माना जा रहा है, और जो कि सच्चाई भी है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का संवेदनशील है। हमारी एक महत्वपूर्ण अवसंरचना की जो निजी चीजें थी वो सब यहाँ सार्वजनिक हो चुकी है। अब इस दौरान जो इन फाइल्स में मौजूद है उनमें है संयंत्र के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, वेंटिलेशन प्रणाली कैसी है संयंत्र में, संयंत्र की कूलिंग प्रणाली कैसी है, कॉमन कंट्रोल रूम का फ्लोर लेआउट किस तरह का है, विक्रेताओं के प्रस्ताव क्या क्या आए हुए हैं,
अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की सूची में कौन कौन लोग शामिल है, संयुक्त निरीक्षण बैठक के रिकॉर्ड भी हैं, उपकरणों के निरीक्षण दस्तावेज भी हैं, बीमा पॉलिसी का विवरण भी है और साथ ही बैठक एवं निरीक्षण की अभिलेख भी है। ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ देखने को मिल गई। मतलब चिंताजनक स्थिति है और मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। अब इस दौरान यह भी बताया गया है कि कुछ खास डेटा ऐसा है जो लीक नहीं हो पाया, वो आज भी सेफ है। दरअसल लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर परमाणु रिएक्टर का कोर सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। कोर सिस्टम की सरकारी कंपनी रोसाटॉम द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसीलिए उन सभी को सेफ रखा गया। तो जो कोर सिस्टम है बस वही डाटा हमारे पास बच गया, लेकिन उसके अलावा बाकी सारा का सारा डेटा यहाँ पर ब्रीच आ गया, यानी कि चीजें परेशान करने वाली। अब इसमें रिलायंस ग्रुप ने बताया कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर की सर्वर पर सीमित डेटा ब्रीच हुआ था, यानी कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर यानी कि योटा। तो जो थर्ड पार्टी डेटा सेंटर है उसके सर्वर पर सीमित डेटा ब्रीच हुआ था और ऐसे में सरकार को इस घटना की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। अब कौन सा डेटा प्रभावित हुआ था इसके बारे में बस खुलासा नहीं किया गया था, जो कि अब जाकर के हो रहा है। अब इसी के साथ योटा ने अपनी चीजों को इस तरह प्रेजेंट किया था कि 29 मई की संदिग्ध गतिविधि का पता चला था और गतिविधि को फिर तुरंत ही रोकने का काम भी कर दिया गया था। लेकिन संभावित रैंसमवेयर गतिविधियां नियंत्रित की गई थी और जून के अंत में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारी हमलावरों के द्वारा डेटा ब्रीच के दावे की सूचनाएं भी दी थी। अब तकनीकी जांच रिपोर्ट रिलायंस के साथ साझा की गई है, पर इस दौरान चिंता यही है कि डेटा लीक हुआ कैसे, ब्रीच की कंडीशन कैसे बनी, कहां पर आपके पास लूप होल था जिसका फायदा उठाकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया और ऐसे गंभीर परिणाम हमें देखने को मिले। सरकार ने भी प्रतिक्रिया दी, सर्टीन को जांच के काम में लगाया, एनपीसीआईएल रिलायंस के साथ संपर्क किया, बातचीत की कि हुआ कैसे और क्या क्या चीजें हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कोई भी कमेंट इसके ऊपर नहीं किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय अभी भी इस मामले में शांत है, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। अब सबकी बोलती बंद है क्योंकि संवेदनशील डेटा है। अगर यही काम किसी आम नागरिक के द्वारा हुआ होता या फिर किसी आम नागरिक ने केवल एथेनॉल का मुद्दा ही उठाया होता तो ऐसे में उसके ऊपर एफआईआर हो जाती। लेकिन यहाँ जब इतना बड़ा मुद्दा सामने आया तो अभी तक सब लोग शांत बैठे और कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है इस मामले में, क्योंकि कहने के लिए कुछ बचा भी तो होना चाहिए ना। अब चिंता है बहुत ज्यादा, क्योंकि दरअसल संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी वो सारी बाहर जा चुकी है। समर्थन प्रणालियों की संरचना को समझा जाना बहुत ज्यादा आसान हो गया है इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से और अंदर की चीजें बहुत इजीली ही स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। वहीं आपूर्ति श्रृंखला की पहचान भी संभव है कि कहां से चीजें आ रही हैं और कहां जा रही हैं, क्या साइकिल है, क्योंकि सप्लायर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी पूरी तरह से यहाँ पर अवेलेबल है। और सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों का आकलन भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है कि भारत जैसा देश जो लगातार तकनीकों में आगे बढ़ना चाह रहा है वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेटा को ही सेव नहीं कर पा रहा। तो इतने सारे देश के जो आम नागरिकों का डेटा सरकार के पास है वो कैसे सेफ रहेगा। हम प्राइवेट कंपनीज पर और बाकी और लोगों पर तो बोलते हैं कि आप डेटा रख रहे हैं, संवेदनशील है, प्रिवेसी की बात है, सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार का क्या। यहाँ पर चीजें प्रश्न उठाने वाली है और चिंता बहुत ज्यादा है। इसी के साथ न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने आकलन लगाते हुए यह बताया है कि इस प्रकार का डेटा लीक परमाणु संयंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकता है और संवेदनशील दस्तावेज संबंधी विरोधी पक्षों को तो प्रणाली की संरचना समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। केवल इतना ही नहीं है, साइबर सुरक्षा की स्थिति भी भारत में क्लियर हुई है और सर्फशार्क ने भी अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। साथ ही डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सेक्राइड रिपोर्ट भी सामने आई है। तो सर्फशार्क ने यह बताया कि डेटा ब्रीच से प्रभावित देशों में भारत तीसरे स्थान पर है, यानी कि भारत में बहुत ज्यादा डेटा ब्रीच होता है, तीसरे स्थान पर है और साल के दौरान लगभग 2.89 करोड़ खाते प्रभावित रहते हैं। वहीं डेटा सिक्योरिटीज काउंसिल ऑफ इंडिया एवं सेक्राइड रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 73% संस्थानों को तो ये पता ही नहीं चलता है कि साइबर हमला कब हुआ और कैसे हुआ, या हुआ भी है या नहीं हुआ है। और 57% संस्थानों में तो पर्याप्त साइबर हाइजीन उपायों का ही अभाव है, यानी कि चीजों को संभाला ही नहीं गया है, सुरक्षा ही नहीं दी गई है, चीजें अटकी पड़ी हैं इस दौरान। इतना ही नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में कोई इस तरह का हमला हुआ है। दरअसल साल 2019 में भी कुडनकुलम संयंत्र के प्रशासनिक नेटवर्क पे नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैकर समूह का मेलवेयर मिला था। उस समय भी चिंताएं पता लगी थी, लेकिन तब भी चीजों को सिक्योर करना चाहिए था, लेकिन चीजों को ढील दे दी गई और उसके बाद यही सभी चीजें जो हमारे सामने। हालांकि इस घटना के बाद तो एनपीसीआईएल ने तुरंत जांच भी की थी, संयंत्र की परिचालन प्रणाली प्रभावित नहीं हुई थी, चीजें सेफ रह गई थी, लेकिन अब बहुत बड़ा डैमेज मिल गया है हम लोग को। तो ये समझने वाली स्थिति है कि हम बेशक तकनीकों में आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं और सेमीकंडक्टर मिशन जैसे बड़े बड़े मिशन भी संभाल रहे हैं, लेकिन जरूरत है हमारी वर्तमान प्रणाली को मजबूत करने की, वरना ये छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठाकर आने वाले समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर जा सकती है उसका अंदाजा
भी नहीं लगा सकता और ये चीजें बहुत व्यापक है और सब कुछ अपने में समाये हुए हैं। इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक खास इन्फॉर्मेशन आपके लिए यह भी है कि स्टडी IQ का एक नया बैच शुरू हो रहा है। डेट है 21 जून और आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो से हो तो ये आपके लिए बड़ा ही खास मौका है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए 2027, 28 और 29 के लिए टारगेटेड बैचेस अवेलेबल हैं और ये सारे बैचेस अवेलेबल हैं स्मार्ट मॉडल पे। अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हैं तो स्मार्ट क्लास में आपको 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस मिल जाएंगी। इस दौरान आपका बेस भी कवर होगा, आपको एडवांस लेवल तक भी लेके जाया जाएगा। साथ ही आप लोगों को इस दौरान पूरा सिलेबस कवर करवाने के अलावा करंट अफेयर, आंसर राइटिंग, सीसेट जैसी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। मेंटरशिप भी आपको दी जाती है और 1-to-1 मेंटरशिप होती है, हर एक स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर। और इस दौरान बढ़िया चीज यह है कि आपकी छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मेंटोर्स कराते हैं। वहीं इसके अलावा असेसमेंट भी आप लोग को दिए जाते हैं ताकि आप लगातार सुधार करते रहें, तैयारी अच्छे से चलती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। इसी का 18+ बुक्स भी दी जाती है ताकि आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड ना होना पड़े और जो पढ़ लिया उसको रिवीजन के माध्यम से कंसोलिडेट कैसे करना है और टेस्ट में आपको इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा अपनी खुद की स्थिति को। ये सब कुछ स्टडी IQ को प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही कम फीस में। और इस दौरान आप चाहते हैं कि बहुत ही कम फीस पे आपको मिले एडमिशन, तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड KL Live। अब यही कोड है जो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, जो आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा। साथ ही आपकी फीस भी रिफंड हो सकती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करेंगे तब। तो जुड़िए आज ही KL Live कोड यूज करके 27, 28 या 29 के किसी भी बैच में। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स अवेलेबल है और मेरी क्लासेस की अपडेट्स एंड PDF तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा ही देता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, तैयारी करते रहिए, चलते रहिए आगे स्टडी IQ IAS हिंदी में मेरे साथ। फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून। पर कमेंट किए बिना नहीं जाना। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।